साथियों नमस्कार। साथियों, आपने मोदी की संपत्ति के बारे में सुना है? मोदी के पास कितनी संपत्ति है? मोदी आखिर इस संपत्ति का क्या करेंगे? मोदी इतनी संपत्ति क्यों जुटा रहे हैं? आज इन सब सवालों पर से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। जी हां, मोदी की संपत्ति पर से पर्दाफाश हो चुका है। जी हां, कई लोग बहुत दिन से इस तलाश में थे कि मोदी के पास कितनी संपत्ति है, और वो लोग खुद ही फंस गए। संपत्ति का तो उनको पता चल ही गया, लेकिन वो ये भी जान गए कि वो कितने बड़े कंगाल हैं। आप कहेंगे क्या गोल गोल बातें कर रहे हैं, साफ साफ बताइए ना, इतने करोड़ संपत्ति है। नहीं साहब, ये वो नेता नहीं है जो करोड़ों में संपत्ति को कमाते हों। ये वो नेता हैं जो दुआओं में संपत्ति को कमाते हैं। जी, हुआ क्या, मामला क्या है, मैं सीधे सीधी बात करता हूं। कुछ गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का मतलब होता है ऐसी मीडिया जो किसी की गोद में बैठना पसंद करती है। कांग्रेस की गोद में बैठी रहती थी। कांग्रेस की वजह से इन लोगों को पहले पद्म पुरस्कार मिल जाते थे, जो अब इन लोगों को तो मिलते नहीं है। वो उन लोगों को मिलने लगे हैं जो कुछ काम करते हैं समाज में, शायद उनके नाम हमें पता भी नहीं होते, लेकिन उनको पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं। पत्रकारों तो कोई नहीं दे रहा। उसी प्रकार से इन पत्रकारों को पहले प्लेन में भर के प्रधानमंत्री बाहर ले जाते थे कि आज प्रधानमंत्री यूएसए की यात्रा पे हैं, तो पता चला उनके साथ 100 पत्रकार भी बैठ के जा रहे हैं हवाई जहाज में। उनका दाना पानी सब प्रधानमंत्री खर्चा उठाएंगे, वो भी बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ इनको कुछ जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे वो भी बंद हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकारों को वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां उनको होना चाहिए। वो जो वीआईपी बनने का कोशिश करते थे, वो पत्रकार जो ये सोचते थे कि हम देश में ट्रेंड सेट करेंगे, उन सब का दाना पानी एक तरह से बंद हो गया। अब वो करें क्या? पूरी कोशिश उन्होंने करी कि जनता के बीच में ये भ्रम फैलाया जाए कि मोदी तो बेकार है, कुछ नहीं कर रहा। 2014 से 19 के बीच में पूरी कोशिश हुई कि भाई ये चीज हो सके। ठीक है, जब ये चीज नहीं हो पाई, यह जनता 50-50 में थी कि पता नहीं मोदी इस वजह से जीता है 2019 में कि उसने काम किया, या इस वजह से जीता है कि बालाकोट स्ट्राइक करी। लोग थोड़े से कंफ्यूज थे। लेकिन 2019 के बाद जब कोरोना आया, कोरोना में जिस तरह से मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, कई लोगों की आर्थिक स्थिति को बनाए रखा, उनको बिगड़ने नहीं दिया, उसके बाद मोदी का एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ। वो वर्ग पहले से तैयार हो रहा था। जब उन्हें उज्ज्वला गैस के माध्यम से फ्री गैस दी जा रही थी, जब उनके बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे जीरो बैलेंस पर, जब उनको लोन दिया जा रहा था बैंकों द्वारा, जब उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डायरेक्ट पैसे मिलने लगे थे, जब उनको जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो डायरेक्टली अकाउंट में आने लगी थी बिना किसी बिचौलिए के, काम तो वहीं से हो गया था। लेकिन जो ये गोदी मीडिया थी, इसको वो काम नजर नहीं आता था। वो इसको बेकार ही लगता था, वो तो उसको तो गुनते ही नहीं थे, क्योंकि इनको आदत थी कि कांग्रेस में 1 रुपया पहुंचाया जाता था ऊपर से, तो नीचे तक 15 पैसे पहुंचते थे। वही अब हो रहा होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी ने कर भी दिया, तो क्या कर दिया? कुछ नहीं पहुंच रहा होगा जमीन तक। मोदी ने अगर गैस सिलेंडर दे भी दिए तो कितनों को दे दिए होंगे? 2, 4, 5, 10 को दे दिए होंगे, फोटो निकलवा ली होगी। ये सब इस गोदी मीडिया को लगता रहा 2019 तक, 2020 तक। और 2019 की जीत को तो तुक्का मानते थे। इनको लगता था कि वो बालाकोट स्ट्राइक कर दी थी, इस वजह से जीत गए। चलो ठीक है, उसको अलग करते हैं। लेकिन जो लाभार्थी वर्ग है, उसको मोदी 2014 से तैयार कर रहे थे, जिसको ये 2020 तक नहीं भांप पाए। जो मोदी का विरोध करते हैं वो पत्रकार। उसके बाद जब कोरोना हुआ, कोरोना में मोदी ने मुफ्त राशन देना स्टार्ट किया। उस राशन से लोगों में जो विश्वास और बन गया कि यार ये आदमी तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, वहां से मोदी ने जातियों को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसे लाभार्थी वर्ग कहते हैं। आज मोदी को यही वर्ग है जो वोट दे रहा है। आज मोदी को हिंदू, मुसलमान, ऊंची जात, नीची जात, ये जात, वो जात, ऐसा कोई वर्ग वोट नहीं दे रहा। वोट दे रहा है लाभार्थी वर्ग, वो 80 करोड़ लोग जिन्हें मुफ्त राशन पहुंचाया गया, महीने का 5 किलो अनाज, चावल, गेहूं, जो कुछ भी है। ये एक नया वर्ग तैयार हुआ। गोदी मीडिया इसे मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन ये कब मानी? ये तब मानी जब गोदी मीडिया सड़कों पर उतरी और लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी, तो लोगों ने उल्टा इनको दबोच लिया। जी, अजीत अंजुम का आपने नाम सुना होगा, मैं कई बार इनका जिक्र करता हूं। मेरे बड़े फेवरेट पत्रकार हैं ये, मेरा टाइम पास होता है इनको देख के, मुझे मजा आता है। आपको भी आएगा, कभी देखना। मैं सजेस्ट कर रहा हूं, लोग आपका चैनल देखेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप देखना, आपको भी मजा आएगा। इनका हर वीडियो एक ही कोशिश में रहता है कि मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है साहब, मान लिया। जैसे वो जर्मन का कॉकरोच है ना, जो वीडियो बनाता है डिक्टेटरशिप, वो भी इन्हीं की लाइन का एक है। उसको फंडिंग मिलती है तो वो उस हिसाब से कर रहा है। ये भी उस प्रकार के हैं, जिस जगह से, जिस पार्टी से मिलती थी उसको बचाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं।
अमेठी में पिछले 1.5 महीने से पड़े हुए हैं, कैसे भी राहुल बाबा अमेठी से चुनाव लड़ लें, जीत जाएं, लड़ लें, जीत जाएं। पता चला अमेठी से लड़ ही नहीं रहे राहुल बाबा, उनको खुद डर लग रहा हार जाऊंगा, पहले भी हार गए थे, तो रायबरेली खिसक गए वो। अब ये सिद्ध करने में लगे हुए कि रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे गंगा का घाट हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह मोदी ने विनाश कर रखा है, कोई विकास नहीं हो रहा, महंगाई है, ये है वो है, सिद्ध करने में ये लगे हुए थे। अब वीडियोस के जरिए कर रहे हैं भाई, लोग मान लेते होंगे। सड़कों के बीच में ये बात करते थे लोगों से, तो 2-4-5 लोग ऐसे भी मिल जाते थे जो मोदी का विरोध करते थे या इन्हीं के टाइप के थे, उनकी क्लिप्स ये बार बार दिखाते थे। अब इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा ब्लंटली लोगों के बीच में पहुंच गए बड़े कॉन्फिडेंस में कि आप बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के। तो लोगों ने साफ साफ कह दिया, देखो भाई ऐसा है, तुम्हारा बहुत ड्रामा हो गया, तुम एक्सपोज हो चुके हो, तुम किस तरह से मोदी को डिफेम करने में लगे हुए सब दिख रहा है, और हाँ क्या चुनाव के मुद्दे हैं क्या नहीं है बात की बात है, हम मोदी को वोट दे के आए। लोग साफ साफ कह रहे हैं इनसे, इनका मुंह इतना सा रह गया, आप वीडियो में देख लीजिए। उसी प्रकार से इन्होंने, हैरानी की बात यह है कि इन्होंने पूरा संभव प्रयास किया कि लोगों को घुमाया जा सके, मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है, लोग इन पर उल्टा पड़ गए। आप खुद वीडियो देख लीजिए। मैं वही बोलूंगा जो मैं चाहूंगा, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी मुझे किसी चौराहे पर बोलने से नहीं रोक सकती। तो भैया इनको लोगों ने घेर लिया है, लोग इनको बोलने नहीं दे रहे। इसमें भी क्या कह रहे हैं कि मेरी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये वही आजादी वाली गैंग है। मतलब इनकी बात मान लो तो सब सही है, अगर आपने इनकी बात का खंडन किया तो आप गोदी मीडिया हो, ये आप ही को गोदिया मीडिया कह देंगे। अगर इनकी बात के विरुद्ध में आपने वीडियो बनाया तो आप बिके हुए हो, फंडिंग मिल रही है आपको बीजेपी से वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जब आपके वीडियोस को कुछ लोग देख करके प्रभावित हो जाएं तो आपको लगता है सब कुछ अच्छा है, मोदी विरोधी सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब आप सड़क पर जाते हो, लोगों के बीच में जाते हो, और आपको जब लोग खुद मिल करके बोलते हैं कि नहीं तुम गलत हो, गलत बोल रहे हो, तब इनकी रूह कांप जाती है। लेकिन बेशर्म इतने हैं तब भी अभिव्यक्ति की आजादी है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, अभिव्यक्ति। अरे भैया तुम कुछ भी करो, तुम्हें कौन रोक लेगा? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी बात को जोर से मान लिया जाएगा। लेकिन तुम्हारा ढोंग समाज के सामने आ चुका है। तुम कितनी शालीनता से, कितनी तीव्रता से, कितनी दृढ़ता से मोदी को हराने में लगे हुए हो, कैसे भी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मोदी डिफेम हो जाए। आपकी ये कोशिश जनता देख चुकी है, अब समझ भी चुकी है। वो जर्मन वाले कॉकरोच को भी समझ चुकी है कि ये यार पैसे लेके करता है, आम आदमी पार्टी का मेंबर है ये। उसी प्रकार से ये भी हो गए। तो मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे बड़ा मनोरंजन हुआ। ऐसे ही एक और जनाब हैं, जनाब राजीव रंजन जी। इन्होंने जानबूझ करके मुस्लिम महिलाओं को पकड़ा। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं से यह जानना चाहा कि मोदी तो एकदम बेकार है, काश मुस्लिम महिलाएं ऐसा कह दें कि अरे मोदी तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा। देख लीजिए। दोनों आप ये बताइए, ये 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम महिलाओं में कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा है। ये मोदी सरकार ने ये जो काम किया उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, जो खत्म किया? सही है। क्या सही है? आप बताइए, सरकार बदलनी चाहिए कि आनी चाहिए? नहीं, सरकार यही आनी चाहिए। कौन, मोदी की? और नहीं तो क्या, जब हमारे लिए सब काम कर रहे हैं तो आना चाहिए ना। क्या काम कर रहे हैं? अरे अब जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ। अरे कम हो तो बताओ। अरे वो सब देख ही रहा है ना। अब इस वीडियो में इन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जो अंडर करंट है ना महिलाओं के बीच, ट्रिपल तलाक वाला, वो बहुत मजबूती से काम करेगा। आप देख लेना। राजीव रंजन भी यहां पर मात खा गए। ऐसे ही एक और जनाब हैं, उनका तो मैं नाम ही क्या लूं, उनका नाम है जनाब योयाजी, योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी डेली सफोलॉजिस्ट के तौर पर ये बोलने में लगे हैं कि आज इतनी सीट आएंगी बीजेपी को, अब बीजेपी को इतनी सीट आएंगी। ये स्टार्ट हुए थे लगभग 200 से नीचे 180 के आसपास कहीं। पहले बोलते थे चुनाव की स्टार्टिंग में 180 के आसपास आएंगी, फिर 200 के आसपास आएंगी, फिर 227 के आसपास आएंगी, फिर बोलने लगे 240 से 260 के बीच में बीजेपी आएगी। ले देखिए, मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि 270 तक एनडीए आ जाएगी, ऐसा कुछ है इनका। भाई अगर 270 भी एनडीए आ जाती है तो 2-4 और मिला दोगे तो सरकार तो उसकी बनी जाएगी, मोदी तो प्रधानमंत्री बनी जाएंगे। वो खैर अलग बात है। जो योया जी हैं ये 3 गलती कर रहे हैं। पहली गलती तो ये कि चुनाव का आकलन ये एसी के कमरे में बैठ के करते हैं। 2-4-5 जगह हुआते होंगे बाहर, बाकी ये कुछ करते नहीं है। तो चुनाव का आकलन एसी कमरे में बैठ के ये करते हैं। क्या पता चलेगा भाई जमीनी हकीकत क्या है? आप आज भी उन्हीं चीज़ों को क्राइटेरिया मान करके एनालिसिस कर रहे हो जो आज के 10 साल पहले करते थे। वहाँ पर देखिए ये वाली जाति ज़्यादा है तो ये वाली जाति इसको वोट देगी, वहाँ पर ये वाले
धर्म के लोग ज्यादा हैं, ये इसको वोट देंगे। ये आज तक नहीं समझ पाई, अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, किस एंगल से सेफोलॉजिस्ट हैं ये आज तक नहीं समझ पाए कि लाभार्थी वर्ग क्या होता है। ये आज तक नहीं समझ पाए कि मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक को लेकर के कितना बड़ा अंडर करंट है मोदी के फेवर में। ये आज तक नहीं समझ पाए कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, शांत जरूर दिख रहा है लेकिन अंदर भावनात्मक रूप से लोग बहुत जुड़ गए उससे और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये आज तक नहीं समझ पाए कि मुसलमान भी अब धीरे धीरे समझने लगा है कि कांग्रेस ने इतने साल राज जरूर किया लेकिन कभी हमारा भला नहीं किया। ये उस एंगल को देख ही नहीं रहे। ये आज भी यूपी बिहार की राजनीति को उसी जातिगत एंगल से देख करके अपना विश्लेषण दे रहे हैं, इसी वाले कमरे में बैठ करके। तो पहली गलती तो इनकी ये है। और दूसरी गलती इनकी ये है कि अभी चुनाव आयोग ने बोल रखा है कि 1 तारीख की रात से पहले आप कोई एग्जिट पोल नहीं बोल सकते, ना दिखा सकते, ना कुछ उसके बारे में आंकड़े दे सकते। आप डेली आंकड़ा देते हो, कैसे भैया? और तीसरी बात यह है कि आप इतने ज्यादा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बेशर्म कैसे हो सकते हो कि आपका हर आंकड़ा फेल होता है और आप बेशर्माई से आकर के फिर एक नए आंकड़े दे देते हो। 2022 के चुनाव में यूपी जीत नहीं रहा था आपके हिसाब से, लेकिन यूपी तो बीजेपी ने जीत लिया। उसके बाद अभी आपने बोला था पिछले साल कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में बीजेपी हारने वाली है, वो तो जीत गई थी। आपका हर चुनाव का विश्लेषण उल्टा पड़ता है, लेकिन फिर भी आप एक विश्लेषण लेकर के आ जाते हो। भैया कैसे कर लेते हो ये सब? वो खैर उनकी बात अलग है। ऊपर ऊपर से कोई क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है स्टूडियो में बैठ के, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि जब जनता के बीच में कोई पत्रकार जाता है इस टाइप का और जनता जब उसे लताड़ती है, तब समझ में आता है कि मोदी की संपत्ति क्या है। मोदी की संपत्ति है ये जनता, जनता के बीच में कमाया हुआ विश्वास, जो पूरी तुमने ताकत लगा ली, विरोधियों ने, पूरे विश्व ने ताकत लगा ली। पैसा, यूट्यूब के द्वारा इन्फ्लुएंस करना, यूट्यूब चैनल की ग्रोथ रोकना, दूसरे लोगों को आगे बढ़ा करके नैरेटिव चलाना, फॉल्स नैरेटिव चलाना, फेक वीडियो चलाना, फेक बातें रखना, सब कर लिया तुमने। इन पत्रकारों का इस्तेमाल करना, सब हो लिया। लेकिन जनता आज भी मोदी को वोट दे के आती है, यही मोदी की संपत्ति है। जय हिंद।